हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, 8th क्लास चैप्टर नंबर 1, हमने जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से कर ली है। और आज हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनका सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है बच्चे, मेरे साथ साथ आपने भी जो क्वेश्चन है उनके आंसर फाइंड करने की ट्राई करनी है। और अगर आपको कोई आंसर पहले ही पता है तो पहले अपना आंसर लिख के फिर मेरे वाले आंसर के साथ सुन के उसको फिर देखना है कि क्या आपका आंसर ठीक है या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो जो भी आपकी कमी है फिर आपने मेरे आंसर को सुन के उसको दूर कर लेना है। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक रख लो पास में, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है वो चैप्टर में से ही होते हैं, चैप्टर से बाहर कुछ नहीं होता। मैं साथ के साथ ही आपको बताती रहूँगी कि चैप्टर में ये टॉपिक हमने वहाँ किया था, ये क्वेश्चन आपका उधर से है। ठीक है बच्चे, तो ले आए सभी बच्चे अपनी बुक्स ले लो, पेन ले लो, नोटबुक ले लो। नोटबुक इसलिए जो कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर से है या फिर एक्सप्लेनेशन डीप से है वो मैं आपको बता दूंगी कि इसको ज़रूर नोट कर लो। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, पहले हमने अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करनी है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगी। ठीक है बच्चे, आपने भी मेरे साथ ऐसे ही करना है। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें यहाँ ना ये वर्ड दे रखे हैं 4-5, जैसे ये फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन। आपने इन वर्ड को यूज़ करना है और यहाँ पे ये जो फिलअप हैं इनमें आपने इनको पुट करना है। ठीक है बच्चे, एक दिन मैंने पहले भी आपको 1-2 फिलअप कराए थे, चलो आज सारे ही कर लेते हैं हम। तो ए है हमारे पास, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि एक ही टाइप के पौधों को जब एक लार्ज स्केल पे उगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये डेफिनेशन मैंने बताई थी। 8th साइंस चैप्टर 1 जो पार्ट 1 है उस वीडियो में ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है बच्चे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉप, क्योंकि चैप्टर का नेम ही यही था ना, क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप की तो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में बड़े अच्छे से की थी। ठीक है, तो जो सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। बी है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉयल। जो पहला स्टेप होता है ग्रो करने से पहले क्रॉप को, सबसे पहला स्टेप क्या किया था हमने, मिट्टी को तैयार करना। और तैयार करना यानी कि प्रिपरेशन, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल। सी है फिर आपके पास, डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। एक्टिविटी की थी ना ये, हमने बताया था कि एक बीकर लो, उसमें वाटर लो, सीड डाल दो, जो डैमेज सीड होंगे दैट विल फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी के ऊपर तैरेंगे क्योंकि वो डैमेज है, उनके अंदर होल है। ठीक है बच्चे, वो लाइट वेट है नॉर्मल सीड से। तो डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। उसके बाद डी है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, एक फसल उगाने के लिए सफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। ये बोल रहा है कि जब हम फसल उगाते हैं तो सफिशेंट सनलाइट, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट तो होनी ही चाहिए। और पूछ रहा है ये क्या क्या होने चाहिए। वैसे तो काफ़ी चीज़ होती हैं, वाटर भी होता है, न्यूट्रिएंट भी होते हैं और भी कई मिनरल भी होते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइज़र। लेकिन हमने ये देखना है ना हमें ऊपर वर्ड क्या क्या दिए हैं। तो ऊपर देखो उसने क्या क्या दिया, फ्लोट वाला फिल हो गया, तो एक यहाँ पे वाटर बचा आपका, क्रॉप वाला फिल हो गया, फिर एक न्यूट्रिएंट बचा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है बच्चे, एक बारी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे आंसर को नीचे सॉल्यूशन के साथ। देखो, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोला था, क्रॉप बताया था ना। ठीक है, ये आपका द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, ये भी ठीक है जी। डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, बिल्कुल ओके है। एंड डी हमने किया था, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशेंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल आर एसेंशियल। ठीक है बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमने मैच करना है बच्चे ये कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। कॉलम ए में देखो क्या क्या लिखा है। फर्स्ट है यहाँ पे खरीफ क्रॉप, सेकंड है यहाँ पे रबी क्रॉप्स, थर्ड है यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र एंड फोर्थ है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर।
ठीक है। तो ऐसे ही हमें सामने ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं उसने, 4 को मैच करना है, एक उसने एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, कहीं ये सोचो कि गलती से प्रिंट हो गया, वो गलती से नहीं हुआ, उस एक एक्स्ट्रा के चक्कर में आप 2 गलत करके आ सकते हो। तो खरीफ क्रॉप, सामने देखो खरीफ क्रॉप का कहीं एग्जाम्पल दिया हो, एग्जाम्पल दिया है खरीफ क्रॉप का, बिल्कुल दिया है जी। ई ऑप्शन देखो, पैडी एंड मेज़। ठीक है, धान और मक्का कौन सी हैं, ये हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, जिनको कौन से सीज़न में लगाते हैं, अभी जैसे सीज़न आएगा रेनी सीज़न में। ठीक है, क्योंकि धान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीज़न में लगाते हैं। तो वह फर्स्ट आपका मैच हो जाएगा ई के साथ। सेकंड देखो रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के ये एग्जांपल हैं आपके वीट, ग्राम, पी। ठीक है, वीट, ग्राम और पी। पी आपका ये मटर हो गया, वीट गेहूँ, ग्राम आपका ये दालों में चने की दाल वाले होते हैं। थर्ड है आपका केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, हमने पढ़ा नहीं था, ये NPK आया था आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यूरिया भी था। ठीक है, तो यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो थर्ड आपका मैच हो जाएगा बी के साथ। एंड फोर्थ है हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा था हमारे पास, ये आपके पास था जो एनिमल का एक्सक्रिएट था, है ना, काउ डंग, यूरिन या प्लांट वेस्ट, यही थे ना आपके ऑर्गेनिक मैन्योर में। ठीक है बच्चे, तो ये आपका सी के साथ मैच हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है। एक बारी कर लो क्रॉस चेक सॉल्यूशन के साथ। देखो खरीफ क्रॉप, पैडी एंड मेज, और रबी क्रॉप्स, वीट, ग्राम, पी। ठीक है, बिल्कुल। केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सक्रेट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ओके बच्चे, तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है हमारे पास गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। एग्जाम्पल देने हैं आपने, एग्जाम्पल 2 देने हैं, खरीफ क्रॉप के भी, रबी क्रॉप के भी। ऊपर अभी पढ़ के नहीं आए मैचिंग करने वाले में, ये देखो खरीफ के लिख दो पैडी एंड मेज है, और रबी के लिख दो वीट, ग्राम, पी, बस वही इसमें करना है। ये देखो यही लिख रखे हैं इन्होंने भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन पे हमने पैराग्राफ लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, और फिर सोइंग, फिर वीडिंग, फिर थ्रेशिंग। तो ये जो हमने सारे स्टेप किए थे ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये उसके स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, कोई एक स्टेप पूछ सकता है वो। ठीक है, ये पूरा 5 में नहीं आएगा या 3 में भी नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में वो जो आपका मैन्योर फर्टिलाइज़र वाला है ना, वो क्वेश्चन के ज़्यादा चांस रहते हैं 3 में या 5 में आने के। ठीक है बच्चे, 3 में तो ज़रूर आ जाता है वो आपका, 3-4 में। तो देखो हमारा ए पार्ट है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सॉयल को प्रिपेयर कैसे किया था, लूजनिंग ऑफ सॉयल, टेलिंग ऑफ सॉयल, किसकी हेल्प से की थी, पहले उसमें ट्रेडिशनल मेथड बताए थे हमने, प्लाओ मेथड बताया था, प्लाइंग की थी। प्लाइंग बता देना है कि 2 हमारे पास वो एनिमल्स लेके बीच में प्लाव यूज़ किया जाता है, एक वुडन स्ट्रिप होती है, और उसका एंड है जो वो मतलब उसका जो एक सिरा है वो हमारा ऐसे सोयल के अंदर चला जाता है। ठीक है, फिर हमने वहाँ से बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड है जो लेबर भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर आपने वहाँ पे कुछ मॉडर्न मेथड बताए थे, जिसमें हमने मेनली बात की थी कल्टीवेटर की, कल्टीवेटर बाय ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, है ना, ट्रैक्टर के साथ जिसको हमने चलाया था, बताया था वहाँ पे। ठीक है बच्चे, ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। एक बार देखो रीड कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखना है आपने जैसे यहाँ पे टाइप कर रखा है ये। इट इज़ द, मैं एक बार रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने से पहले ये पहला मेथड होता है। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉयल टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। तो इस मेथड का मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी सॉयल है जो लूज़ हो जाए, जो वो टाइट थी वो लूज हो जाए, वो बिखर जाए। ठीक है, उसके पार्टिकल है जो सेपरेट सेपरेट हो जाए। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो हम सीड डालेंगे उसकी जो रूट बनेगी वो पेनिट्रेट कर जाएगी, अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, लूजनिंग ऑफ द सॉयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉयल माइक्रोब। जब सॉयल लूज हो जाती है ना, तो इससे क्या होता है, काफ़ी माइक्रोब्स, काफ़ी जीवाणु हैं जो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह, जिसको हम फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं। इससे क्या होगा, सॉयल के अंदर ह्यूमस आ जाएगा और काफ़ी न्यूट्रिएंट भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग।
जैसे हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज़ कॉल्ड टिलिंग, ठीक है, टिलिंग होता है जब लूज़ करते हैं हम सॉइल को, और प्लाउइंग द सॉइल, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाउइंग। टिलिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप। टिलिंग जब उसकी हो जाती है तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉयल होती है वो ऊपर आ जाती है। इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो प्लांट होगा ना उसको हेल्प मिल जाएगी, उसको न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, सॉयल में ऊपर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो उस प्लांट को भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे। बी पार्ट है हमारा इसका सोविंग। सोविंग हम करते हैं, पहले सॉइल प्रिपेयर कर ली, अब हम क्या करेंगे, सोविंग। तो सोविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का। इस प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। जिन बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से सुना है तो उनको मतलब ये एक्सप्लेनेशन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वो लिख सकते हैं, ठीक है, अपने आप भी लिख सकते हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख के लिखने का तरीका आ जाएगा आपको। तो ये प्रोसेस होती है बच्चे, प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल। बीज को रख देते हैं मिट्टी के बिल्कुल अंदर या फिर ऊपर, ठीक है। द सीड्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो बीज हम सिलेक्ट करते हैं ना ग्रो करने के लिए, पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, वो गुड क्वालिटी का है या नहीं है, ठीक है, ताकि जो फसल होनी है वो हमें अच्छी फसल मिल सके। ठीक है बच्चे, यील्ड है जो उसका मात्रा है, जो क्वांटिटी है जो ज़्यादा मिल सके। This will improve the net yield of the crop. Sowing is usually done with the help of either a traditional tool or seed drill. ट्रेडिशनल टूल भी होते थे, वो फनल वाला एग्जाम्पल बताया था, है ना, फनल में ऊपर से सीड डालते थे, नीचे वहाँ पे एक रोड टाइप में होता था पाइप, और फिर जैसे जैसे वो बैल आगे बढ़ते थे वो बीज है जो मिट्टी में 1 by 1 मिक्स होते जाते थे, ठीक है। इट वॉज यूज अर्लियर फॉर सोविंग सीड। नाउ डेज सीड ड्रिल दैट मेक द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर सोविंग सीड। ठीक है, जो सीड ड्रिल होती हैं वो हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो सीड सोव करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। दिस टूल डिस्पर्स सीड यूनिफॉर्मली एंड सोज सीड एट प्रॉपर डेप्थ। इस टूल की हेल्प से जो हमारा सीड है प्रॉपर अंदर भी चला जाता है, और सीड है जो इस तरह से एक गहराई है जो उसकी फिक्स हो जाती है सब पूरे के पूरे फील्ड में। ठीक है बच्चे, क्योंकि ड्रिल है जो उसकी एक ही लेंथ रहती है ना सब जगह पे, ये तो है नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा है वो। सोविंग बाय दिस मेथड सेव्स टाइम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बर्ड। इस तरह से जो हम सोइंग करते हैं इस मेथड से ये टाइम भी बचाती है, और जो हमारा सीड होता है, बीज होता है, उसको फिर पक्षी भी ऊपर के ऊपर उठा नहीं पाते क्योंकि वो अंदर चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है वीडिंग। वीडिंग में क्या था, वीडिंग हमारा होता क्या है, वीड क्या होते हैं पहले ये थोड़ा सुन लो एक बारी। वीड होते हैं जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, तो ये वो ही है, वीडिंग का कंसेप्ट वहीं से आया, वीड से। तो देखो बच्चे क्या क्या होता है, अनडिज़ायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर नोन एज वीड्स। ठीक है, आपने ना इतना इतना नहीं लिखना जितना मैं बोल रही हूँ। ये तो ये है कि अगर मैं आपको 6 लाइन बताती हूँ आपको 3 या 4 याद रहती हैं पेपर तक, तो इसीलिए एक बार तो कंप्लीट कर लेना नोटबुक में, तो लर्निंग करते टाइम भी कर लेना, पेपर में आपको थोड़ी ही याद रहेंगी। ठीक है, तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड। और वीडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस वीड। ठीक है, वीड के एग्जाम्पल कर लेने हैं, जैसे ये जेंथियम होता है, ठीक है, पैर्थेनियम होता है, ये एग्जाम्पल होते हैं वीड्स के। वीड है जो वो क्या होते हैं, क्रॉप के साथ कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे बन जाते हैं। और एक और बात होती है, वैसे जैसे क्रॉप को सनलाइट और ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वही न्यूट्रिएंट सनलाइट वीड को भी मिलते रहते हैं। तो क्रॉप प्लांट्स को कम मिल जाते हैं वो, और जो वीड होता है उसको ज़्यादा मिल जाते हैं साथ में, क्योंकि वो भी ग्रो कर रहा है ना, और इसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो वेरियस वीडिंग मेथड क्या क्या होते हैं ये सुन लो। देखो, वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडिसाइड्स, पढ़ा था ना हमने, वीडिसाइड्स में एग्जाम्पल भी पढ़ा था एक, बताओ कि कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था कि वीडिसाइड हम ये यूज़ करते हैं, कमेंट करके बताना है वीडिसाइड का एग्जाम्पल। ठीक है, ये केमिकल होता है, खेतों में फील्ड में स्प्रे किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए। ठीक है, और जो वीडिसाइड होता है क्रॉप्स के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता ये।
उसके बाद है टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स। जो टिलिंग करते हैं, ठीक है, वो भी हमारी वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। टिलिंग अपरूट्स द वीड्स, ठीक है, टिलिंग क्या करती है, वीड्स को अपरूट्स कर देती है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। सबसे अच्छा टाइम क्या होता है वीड को रिमूव करने के लिए, जब तक उसके फूल और बीज ना बन जाएं, ठीक है जी। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड इज़ विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो ये भी होता है, ये भी एक तरीका है, खुरपी की हेल्प से उसको रिमूव कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है, जड़ को हम निकालते रहते हैं उसकी को, जैसे जैसे वो बढ़ती दिखती है तभी उसकी जड़ निकाल देते हैं, पूरा प्लांट है जो वो फिर वहाँ से निकल जाता है वीड वाला। और डी पार्ट में इसने हमें पूछा है थ्रेशिंग, है ना। हाँ जी, थ्रेशिंग ही था। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग प्रोसेस होती है ना ग्रेन को, दाने को उसके भूसे से अलग करने के लिए शाफ से। तो थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम शाफ, ठीक है। इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब फसल को हार्वेस्ट किया जाता है, काट लिया जाता है, उसके बाद होती है थ्रेशिंग। It is done after the harvesting. It is usually carried out with the help of machine known as combine. Threshing किसके साथ होती है, combine के साथ। This machine is a combined harvester and thresher. ये जो मशीन होती है इसमें हार्वेस्टर भी होता है, कटाई भी करता है, और थ्रेशर भी होता है कि साथ में दाने को और भूसे को अलग अलग भी कर देता है। इट हार्वेस्ट प्लांट एज वेल एज क्लीन्स ग्रेन। प्लांट की कटाई करके, पौधे को काट के, और साथ के साथ ग्रेन को साफ़ भी करता है। साफ़ ही होगी ना, वो थ्रेशिंग होगी, भूसा अलग हो गया, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एक्सप्लेनेशन करनी थी। कंप्लीट चैप्टर इसी क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। चैप्टर में एक टेबल की थी ना हमने, 4 पॉइंट थे, तो वो कर लेना, वही काफ़ी है। अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा बताऊंगी बस उसका, तो वो इसलिए है कि इनकेस उनमें से कोई पॉइंट भूल जाओ, कि अब तक इसका कोई पॉइंट याद रह जाए, ठीक है बच्चे। तो जो आप ये टेबल देख रहे हो, राइट साइड यहाँ पे मैन्योर है, ये गलती से टाइप हो रखा है मैन्योर फर्टिलाइज़र वाले कॉलम में। लेफ़्ट साइड यहाँ पे फर्टिलाइज़र है, मैन्योर आपका यहाँ आएगा इस कॉलम में, इस बॉक्स में ऊपर यहाँ पे आएगा आपका मैन्योर यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शली अवेलेबल प्लांट बाय द न्यूट्रिएंट एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं कैसे अवेलेबल होते हैं प्लांट को, प्लांट के लिए क्या वो करते हैं, ये न्यूट्रिएंट या फिर प्लांट वेस्ट, ठीक है। मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन से होता है, एनिमल या प्लांट के एक्सक्रीट से। फर्टिलाइज़र है जो वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी, लेकिन मैन्योर हमेशा ऑर्गेनिक ही होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, दे इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद नाइट्रोजन, पोटेशियम एट्सेट्रा। और मैन्योर क्या होते हैं, दे हेल्प इन एनरिचिंग द सॉयल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइज़र में और क्या है, द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द सॉयल रिक्वायर स्पेशल गाइडलाइंस सच एज डोज टाइम, ठीक है, पोस्ट एनी स्पेशल गाइडलाइंस, एडिशन प्रिकॉशन टू बी फॉलोड। फर्टिलाइज़र जब डालते हैं ना, जब हमने रीड किया था, आपने देखा था फार्मर वो मास्क लगाया हुआ था, तब वो स्प्रे कर रहा था फर्टिलाइज़र का, क्योंकि ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, डायरेक्ट केमिकल यूज़ किए जाते हैं इसमें, तो प्रॉपर प्रिकॉशन भी देखनी होती है, डोज का टाइम भी देखना होता है। अगर इनमें 1 से 2 डोज भी डल जाती है तो फसल को पूरी को ख़राब कर देती है, ठीक है। मैन्योर में ऐसा नहीं होता, मैन्योर लॉन्ग टाइम में वहाँ पे एक्ट करता होता है, ठीक है। मैन्योर तो तैयार भी लॉन्ग टाइम में होता है, तो मैन्योर को ऐड करने के लिए ना उसमें कोई इतनी ज़्यादा वो होती है कि स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, वहाँ पे नुकसान वाली कोई बात नहीं है ऐसी, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल, ठीक है, ये कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता सॉयल को, बस सॉयल की फर्टिलिटी है जो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉयल, मैन्योर है जो आपका वो क्या करता है, सॉयल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइज़र का अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए, यानी कि एक्सेसिव यूज़ है जो, एक्सेसिव यूज़ कोज वाटर पोल्यूशन, एक्सेसिव यूज़ इसका वाटर पोल्यूशन करेगा। इट रेप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉयल, इससे क्या होगा, सॉयल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड हेल्प इन कैनोट रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट, ये एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखता है और हेल्प करता है ये जो वहाँ पे वेस्ट हुआ है उसको रिसाइकिल नहीं होने के लिए, ठीक है। 6th क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ठीक है, इरिगेशन हमने पढ़ा था, खेतों के अंदर टाइम टू टाइम पानी जब डालते हैं, ठीक है, फील्ड के अंदर टाइम टू टाइम पानी जब डाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। जैसे डेली आप घर में आपके गमले हैं, प्लांट्स में डेली पानी डालते हो, कोई सुबह डालता है, कोई शाम को डालता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इरिगेशन। वो भी एक इरिगेशन का ही पार्ट है। ठीक है बच्चे, तो डेफिनेशन सुनो पहले। इरिगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, अलग अलग इंटरवल पे, जैसे कभी कभी 2 दिन बाद देना है, कभी कभी फिर 1 वीक बाद देना है, कभी कभी भी 20 डेज बाद देना है, इस तरह से। ठीक है, द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन, क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप। वही मैंने आपको बताया है कि कभी दिनों का गैप होता है, कभी मंथ्स का गैप होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने सारी कंडीशन देखनी होती हैं कि अब तो रेनी सीजन हो, वहाँ थोड़ी आप इरिगेशन करोगे, पहले ही बारिश से इतना पानी आ गया है वो। ठीक है बच्चे, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ इरिगेशन सच एज वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो ये हमारे पास सोर्स हैं इरिगेशन के। क्या है ये? सोर्स हैं कि जहाँ से इरिगेशन हम करते हैं। अब उसने क्वेश्चन में एक और बात पूछी थी, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। 2 मेथड बताने हैं इरिगेशन के जो क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, यानी कि वाटर का लॉस नहीं होता ज़्यादा। तो फर्स्ट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड होता है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम। यही किया था ना चैप्टर में, चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, ये इरिगेशन वाला हमने कल वाली वीडियो में किया था पार्ट 3 में, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वो पार्ट 2 में किया था हमने। तो चैप्टर के सिर्फ 3 पार्ट हैं, छोटी छोटी वीडियो आधे आधे घंटे की। ठीक है, तो उनको अच्छे से ज़रूर करना है। वीडियो जिस बच्चे ने अच्छे से कर ली उसको क्वेश्चन एकदम समझ आएंगे और याद भी जल्दी होंगे। सुना हुआ जो होता है, अगर 2 बार सुन लेते हो किसी चीज़ को, अपने आप ही वो माइंड में फिट हो जाता है, फिर वहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होते हैं? द सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। ठीक है, मतलब धरती जहाँ पे ऊपर नीचे भी होती है तो वहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, हैविंग फ्यूअर वाटर सप्लाई, चाहे वहाँ पानी की सप्लाई कम भी हो। In this method, water is supplied using pipe to one or more central locations within the field. इस मेथड में क्या होता है, वाटर की सप्लाई की जाती है, ठीक है, पाइप का यूज़ करके एक या एक से ज़्यादा लोकेशन पे उस फील्ड में। When water is allowed to flow under high pressure with the help of pump, पीछे जो पंप लगा है वहाँ पे मोटर को चलाया जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, स्प्रिंकलिंग होती है, क्रॉप्स के ऊपर पानी का छिड़काव हो जाता है। यानी कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है आपके पास, इन दिस सिस्टम वाटर इज डिलीवर एट और नियर द रूट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट की रूट होती है ना, ऊपर भी पानी डालते हैं जो रूट के पास ही जाता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम में इस तरह से वाटर को डिलीवर किया जाता है कि वो नियर द रूट ऑफ प्लांट हो। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन एज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। तो सबसे अच्छा मेथड है ये, सबसे सही है, क्योंकि इसमें वाटर की वेस्टेज नहीं होती। ठीक है, तो ये मेथड उन एरिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है जहाँ पे वाटर है जो वो कम मिलता है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है जहाँ पे पुअर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीज़न, अगर ना गेहूँ को खरीफ के सीज़न में लगाया जाए तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, डिस्कस करो। वैसे देखो, अगर आपको कुछ कंसेप्ट याद हुआ हो, हमने खरीफ रबी जब पढ़ा था तो हमने बताया था जो वीट है वो रबी के सीज़न में होती है, रबी की क्रॉप्स में आता है वीट का एग्जाम्पल। मैंने बताया था 2 लेटर, नहीं भी बताया हो दोबारा सुन लो। लेटर रबी में भी 2 होते हैं, हिंदी में आप लिखते हो उसको र और ब, और गेहूं में भी 2 होते हैं, तो ये याद करने का थोड़ा तरीका है। ठीक है, अगर आपने गेहूं को लगा दिया इस टाइम पे खरीफ सीज़न में, रेनी सीज़न में, तो क्या होगा, डेली बारिशें होगी, बहुत ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब इतना ज़्यादा उसको पानी मिलेगा, ठीक है, तो इसको वीट को तो ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होता, वो तो पैडी को चाहिए होता है, तो वहाँ पे जो प्रॉपर ग्रोथ है प्लांट्स की नहीं होगी। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशंस का भी बहुत इफेक्ट पड़ता होता है। इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीज़न, खरीफ सीज़न होता है जून से अक्टूबर। ठीक है, अगर उस टाइम पे वीट की जो फसल है हमने लगा दी है, देन द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल आपकी ख़राब हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर, कई रीज़न है, कई कारण है इसके, सच एज लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर
adaptability, availability of pest, etc. Kharif season include the rainy season which is not favorable for growth of wheat crop. जो खरीफ का सीज़न होता है ना, ये रेनी सीज़न होता है, इसमें टेम्परेचर भी ऑप्टिमम रहता है, ठीक है, और पेस्टिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो वीट है इस एनवायरनमेंट को, इस टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसके फेवर में नहीं है। देयरफॉर वीट क्रॉप शुड नॉट बी सोन ड्यूरिंग द सीज़न। इसीलिए हमने जो वीट क्रॉप हैं वो इस सीज़न में नहीं लगाने चाहिए, ठीक है बच्चे। 8th क्वेश्चन है हमारे पास। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन ही रह गए होंगे अब तो, बस 2 ही रह गए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। ये बताना है कि जो सोयल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है जब लगातार आप खेतों में क्रॉप लगाते ही रहते हो, ठीक है। तो हमने चैप्टर पढ़ा, जब भी पढ़ा था ना ये, कि हमारे जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्रॉप्स जितने ज़्यादा लगाते हैं, सोयल के न्यूट्रिएंट है जो उतने कम होते जाते हैं, क्योंकि वो जो क्रॉप लगाई है उसको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट वो कहाँ से लेगा, सोयल से ही तो लेगा। तो थोड़ा सा गैप देना चाहिए ताकि सोयल को भी टाइम मिल सके न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो देखो क्या है यहाँ से, कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक्स द सोयल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। कॉन्टिन्यूस जो प्लांटेशन करते हैं क्रॉप्स की फील्ड के अंदर, वो सोयल को पुअर बनाते हैं। किस में बनाते हैं पुअर? सर्टेन न्यूट्रिएंट में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एट्सेट्रा। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। प्लांट्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ग्रोथ करनी है, उन्होंने भी अपने फंक्शन करने हैं। फंक्शन यानी कि उनके ऊपर भी फूल आना है, बीज आने हैं, ठीक है। व्हेन अ फार्मर कंटिन्यूज टू ग्रो क्रॉप्स, अगर कोई फार्मर लगातार क्रॉप्स को लगाता जा रहा है वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, देन ऑल द न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द सोयल, तो मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं रिड्यूस, वो कम हो जाएंगे, एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीज ऑटोमेटिकली। जो वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन होगा ना, क्वांटिटी जो होगी कि इतनी फसल होनी चाहिए, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि न्यूट्रिएंट मिलने बहुत ज़रूरी हैं। सोयल को थोड़ा टाइम तो दो ना रिलैक्स करने के लिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद है व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। तो वीड्स वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर ही लिया था, ये वही सेम क्वेश्चन है, ये उसी का ही है, ठीक है, सेम वहीं से करना है, कोई अलग नहीं है ये। वो देखो एक्सप्लेनेशन भी सारे वही है ये, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो अब आप लोग, अरेंज द फॉलोइंग ब्लॉक्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। जो शुगर केन है हमारा, यानी कि जो गन्ना है, उसकी क्रॉप प्रोडक्शन करनी है, गन्ने की आपने फसल उगानी है, उसके लिए आपने ये फ्लो चार्ट के बॉक्सेस दे रखे हैं। हमने बताना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो 7 दिए हैं देखो इसने, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो क्या करते थे हम, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हम सोयल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये इन्होंने देखो, इसके आंसर नहीं हम देखेंगे, आंसर भी दे रखा है, आप खुद से ट्राई करो पहले करने की। सबसे पहले सोयल की प्रिपरेशन करेंगे। सोयल की जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर प्लाविंग करेंगे फील्ड की। तो पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा, यानी कि खेतों की प्लाविंग करेंगे। प्लाविंग करने से पहले, प्लाविंग करने के बाद क्या करोगे आप लोग, उसके अंदर बीज डालोगे ना, बीज डालने उसको क्या बोलते हैं हम, सोविंग बोलते हैं, ठीक है। या मैन्योर भी हो सकता है, मैन्योर बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है सोविंग के, ठीक है। मिट्टी में पहले भी खाद डाली जाती है, पहले ही आएगा बच्चे, ठीक है, पहले ही भी उसको न्यूट्रिएंट देने होते हैं ना हमने। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, प्लाविंग होगी, मैन्योरिंग होगी, खाद डाल दी हमने, सोविंग होगी, बीज को बो दिया, बीज को बोने के बाद उसकी सिंचाई करोगे, पानी डालोगे, यानी कि इरिगेशन, एंड देन उसके बाद आप उसकी इरिगेशन होके वो बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो हार्वेस्टिंग, कटाई करेंगे, और कटाई करने के बाद क्रॉप को कहाँ भेजोगे, शुगर फैक्ट्री में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होना चाहिए। बाकी हम एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्लाविंग होगी, सोविंग, फिर मैन्योरिंग, ठीक है। खाद पहले भी डालते हैं, खाद को बाद में भी डाला जाता है, ठीक है बच्चे, मैन्योरिंग, इसीलिए पहले भी लिख लो बाद में लिख लो, इतना कोई चक्कर नहीं है इसका। इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, और फिर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से
हमारा ये फ्लो चार्ट हो गया है शुगर केन के क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। होप सो आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये 11th क्वेश्चन, बस ये तो वैसे ही है, थोड़ा पजलिंग सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से हमने एक्सरसाइज है जो हमारी कंप्लीट कर ली है। होप सो आपको क्लास समझ आई होगी। बच्चे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी क्वेरी हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपकी कोई ये PDF चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो आपको तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे मैं आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगी आज, तो उस चैनल को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना। ये PDF अगर आपको चाहिए है ना तो उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। मुझे कमेंट करके बता देना जिन जिन को ये PDF चाहिए, या फिर पर्सनल भी सेंड कर दी जाएगी आपको। ठीक है बच्चे। और जो बच्चे पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब जब करते हो वहाँ पे एक बेल प्रेस करते हैं हम, उस बेल को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए आता है कि आपने सभी नोटिफिकेशन लेने हैं, कोई भी नहीं लेना, या आपकी चॉइस है। तो आपने ऑल वाले पे क्लिक करना है वहाँ पे। ठीक है बच्चे, तभी आपको सारे मैसेज मिलेंगे मुझे मेरे कि मैंने आज यूट्यूब पे इस क्लास का क्या डाला, कल क्या डाला था। ठीक है, वो चेक कर सकते हो फिर आप, नहीं तो ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। जैसे चैनल विजिट करोगे आपको नहीं समझ आएगी वो। तो डेली के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चे, उसके बाद कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।